नमस्कार, प्रभात खबर .com से मैं राजलक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने आए हैं जिन्हें कि झारखंड के रंगमंच की दुनिया में भीष्म पितामह कहा जाता है, झारखंड के रंगमंच का। और ख़ास बात ये है कि इन्हें अब भारत सरकार के द्वारा सबसे बड़े अवार्ड जो रंगमंच की दुनिया में माना जाता है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। और झारखंड से, रांची से ये आते हैं। सर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो अजय मलकानी सर, हम पूरे प्रभात खबर की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और एक बार फिर से बहुत सारी बधाई सर। नमस्कार। और प्रभात खबर के लिए मुझे याद नहीं है, जब से प्रभात खबर शुरू हुआ है तब से मैं उसका नियमित पाठक रहा हूँ। हरिवंश जी थे और उसके पहले और लोग थे, बलवीर दत्त जी भी थे शायद। तो मेरा तो लगता है कि ये प्रभात खबर परिवार है। तो मैं अपने सारे प्रभात खबर परिवार के लोगों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने अवार्ड के बाद मुझे थैंक यू बोला है। सर ऐसे तो आप काफ़ी चर्चित नाम है, काफ़ी चर्चित चेहरे हैं और हर कोई आपसे परिचित है। लेकिन इस पुरस्कार के बाद बहुत सारे लोग आपके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को भी जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि रंगमंच में आप कैसे आए। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे आपसे। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल सर यही रहेगा कि आपने पहले एमकॉम किया, फिर एलएलबी की, उसके बाद फिर अर्थशास्त्र से एमए और फिर एनएसडी। तो क्या ये युवा मन का भटकाव था या फिर अपने सही करियर की तलाश? आप इसे क्या करार देंगे? जब मैं रंगमंच भारतेंदु के बाद और जयशंकर प्रसाद के बाद और भी लोगों के बाद हिंदी रंगमंच मेरे घर में शुरू हुआ, बनारस में। मैं बनारस मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि झारखंड है। तो बचपन से ही वो डीएनए में ही था थिएटर। तो मेरे माता श्री ने कहा कि बेटा हिंदी रंगमंच में तुम हो और हिंदी थिएटर करना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो। हिंदी रंगमंच का उस समय कोई बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं खुले थे। तो उन्होंने कहा कि पहले रोजी रोटी के लिए अपनी एक करियर को पहले बना लो, उसके बाद फिर जब तुम नौकरी में आ जाओ, किसी पेशे में आ जाओ अच्छे, उसके बाद तब तुम थिएटर अपना शौक़ पूरा करना। तो इसलिए मैंने एमकॉम किया और लॉ किया। पहले सोचा कि चलो लॉ के प्रोफेशन में आ जाऊंगा और उसके बाद फिर थिएटर करूंगा। बचपन में तो वहाँ थिएटर कर ही रहा था और देख भी रहा था। तो फिर लॉ करने के बाद ये हुआ कि भाई लॉ करने के बाद तो सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट कचहरी का ही चक्कर होगा, क्लाइंट्स का चक्कर होगा, इसमें तो टाइम ही नहीं मिलेगा। और जनरली शाम को ही सारे क्लाइंट्स आते हैं और दिन भर कोर्ट में रहना होगा। तो फिर हमने कहा कि नहीं, हमें अपना दूसरा मुकाम चुनना चाहिए। तो हमने फिर कि भाई टीचिंग जॉब सबसे अच्छी जॉब होती है। फिर मैंने टीचिंग जॉब को चुना, वो भी कॉलेज में, विश्वविद्यालय के किसी सरकारी कॉलेज में, ताकि हमारे पास समय हो। दूसरा ये था कि कॉमर्स करने का एक विचार ये था कि कॉमर्स में जितने भी उस ज़माने में जितने भी देश में क्लासेस होते थे, वो या तो मॉर्निंग होता था या इवनिंग होता था। तो यहाँ आने के पर रांची में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई मारवाड़ी कॉलेज में, तो यहाँ भी मॉर्निंग में था। सुबह 7 बजे जाना है और 12 बजे, 12:30 बजे तक खाली हो जाना है। तो दिन भर आपके पास समय है, आप थिएटर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉमर्स को चुना। इकोनॉमिक्स से करने का ये विचार था कि अर्थशास्त्र मेरा बहुत ही प्रिय विषय था और कॉमर्स में अर्थशास्त्र की थोड़ी पढ़ाई होती है। तो मुझे माइक्रो, मैक्रो और इस तरह के पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में, बजट किस तरीके से बनता है, नेशनल इनकम में किस तरीके से गणना होती है, ये सब जानने का बहुत उत्सुक था, जिज्ञासा थी। इसलिए मैंने एमए इन इकोनॉमिक्स भी किया ज्वाइन करने के बाद कॉलेज, और कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। काशी विद्यापीठ से किया बनारस में। तो इस तरीके से ये करियर की शुरुआत हुई। और 1977 में मारवाड़ी कॉलेज ज्वाइन करने के बाद 81 में मैंने 5 साल जब स्थिर हो गया, तो 81 में एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कार्यशाला हुई, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा में। वो करीब 2.5 महीने की कार्यशाला थी, जिसमें
रंगमंच के बड़े जो हमारे आइडियल थे वो सारे टीचर के रूप में यहाँ आए। वो बीवी कारन जी आए, बादल सरकार जी आए, श्यामानंद जालान जी आए, रतन थेम आए, प्रसन्ना जी जो कर्नाटक के थे, जो समुदाय ग्रुप के संस्थापक प्रसन्ना जी ही कैंप डायरेक्टर थे। तो इस तरीके से 81 में हमने यहाँ पे विश्वविद्यालय की तरफ से छुट्टी लेके वहाँ मैं ज्वाइन किया 2.5 महीने की कार्यशाला। वहीं पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर थे हमारे मेंटर श्री बी, अब तो स्वर्गीय हो गए, श्री BM शाह जी। तो ब्रजमोहन शाह जी ने मुझे कहा कि मलकानी तुम इतना अच्छा थिएटर कर रहे हो यहाँ पे रांची में, तो और यूनिवर्सिटी में हो, तो तुम क्यों नहीं NSD ज्वाइन करते हो, तुम NSD ज्वाइन करो। तो हमने कहा सर हमारा तो ये लास्ट चांस होगा, 29-30 साल अवस्था हो रही है। बोले तुम मेहनत करो, तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला के लिए फॉर्म भरा और फिर वहाँ पे मेरा पहली ही बार में सिलेक्शन हुआ और मैं 83 से 86 पूरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहा, ट्रेनिंग ली। डायरेक्शन में मुझे गोल्ड मेडलिस्ट माना गया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं डायरेक्शन में। और इस तरीके से उसके बाद बहुत सारे चांसेस मिले बॉम्बे जाने के, बहुत सारे टेम्पटेशंस थे, दिल्ली में रह जाओ, कहाँ बिहार, उस समय तो बिहार था, बिहार क्यों जा, हाँ बिहार क्यों जा रहे हो, तो मलकानी हो, वहाँ तो बहुत जातिवाद है, ये है, अच्छा रंगमंच नहीं कर पाओगे, तुम फिल्मों में आओ। सीरियल्स उस समय शुरू हुए थे और 86 से ही आपको याद होगा कि बहुत सारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो ग्रेजुएट्स थे या जो रेपेट्री में थे, मनोहर सिंह जी, उत्तरा बावरकर जी और गोविंद नामदेव जी, ये तमाम लोग धीरे धीरे फिल्म बॉम्बे जाने के मूड में थे। तो मुझे भी रंजीत कपूर जी ने कहा कि तुम बॉम्बे आ जाओ, तुम यहाँ क्यों बिहार वापस जाना चाहते हो। तो मैंने कहा कि नहीं सर, विश्वविद्यालय का नमक खाया हूँ और विश्वविद्यालय ने छुट्टी दी है 3 साल कि हम वापस जाके विश्वविद्यालय के युवाओं के लिए काम करें, उन्हें थिएटर में ट्रेंड करें। तो मैं वापस आ गया, मैं कहीं रुका नहीं और रांची में आके ग्रुप मेरा था युवा रंगमंच रांची, उसके साथ फिर से नए सिरे से काम करना शुरू किया। तो इस तरीके से ये रंग यात्रा लगभग 41 वर्षों की है इसी कर्मभूमि झारखंड में। और अब तक मुझे याद नहीं है, लगभग 2000 विद्यार्थियों को तो मैं थिएटर में ट्रेंड कर चुका हूँ केवल झारखंड में और बिहार को मिलाकर। और बाहर कितना किया है मुझे भी नहीं पता है कितने लोग, क्योंकि अक्सर हर महीने 2 महीने पे वर्कशॉप्स के लिए कभी राजस्थान, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बंगाल, जगह जगह जाता रहा हूँ। तो आज के युवा को आप रंगमंच में किस तौर पर देखते हैं और कितना बदला है तब से? क्योंकि तब तो परिवार की एक सोच थी कि इसमें करियर नहीं हो सकता है, तब का रंगमंच और अब का रंगमंच कितना बदला है सर? देखिए, पहले हमारे समय में ले दे के दूरदर्शन आया था, आकाशवाणी, दूरदर्शन और सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न, बस इतना ही कुछ था। किसी किसी दिल्ली के स्कूल में, जैसे दिल्ली में पटेल स्कूल है, वो मॉडर्न स्कूल है, वहाँ पे कुछ आर्ट के टीचर, थिएटर के पढ़ाई होती थी, बच्चों में सिखाया जाता था चिल्ड्रन थिएटर। लेकिन आज इतने ढेर एवेन्यूज़ एवेन्यूज़ खुल गए हैं। अब आप फिल्मों की ही बात करिए तो अब फिल्म जो है डिजिटल मीडिया में आ गया, आप भी डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, प्रभात खबर के लोग भी। तो अब तो इतने सारे जिंगल्स बनते हैं, इतने विज्ञापन ऐड बनते हैं, यूट्यूब है आपके पास, टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या आ गया है। इसके बाद वो जो सीरियल्स बनते हैं वो केवल दूरदर्शन के लिए ने बाहर भी बन रहे हैं और आपके तमाम प्लेटफॉर्म है, OTP प्लेटफॉर्म है। तो आज के दिन में कलाकारों के लिए बहुत ढेर सारे दरवाजे खुल चुके हैं, खासकर तो OTT पर। हाँ, OTT पे, हाँ वो खुल चुके हैं। तो उस तरीके के फिर वो फिल्में बन रही हैं डिजिटल, वो क्या बोलते हैं, टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ उस तरह की फिल्में बने, सीरियल्स बन रहे हैं। हमारे मोबाइल पे दिन भर में 10 सीरियल्स का, महारानी, फेज़ 2 और फला इस तरह से आ रहे हैं। तो इतने एवेन्यूज़ खुल गए हैं। प्लस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब तो हर स्कूल में और कॉलेज में और B.Ed कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह ये हो गया है कि भाई आर्ट एंड कल्चर को एक करिकुलम में रखना है, म्यूज़िक को, थिएटर को, डांस को रखना है। तो
अब आप समझ लीजिए कि लगभग 1 लाख अगर स्कूल हैं तो 1 लाख ग्रेजुएट एनएसडी के या डिफरेंट ड्रामा स्कूल के भी नहीं मिलेंगे आपको, टीचर्स की कमी हो जाएगी। तो एवेन्यूज़ बहुत खुल गए हैं। मुझे युवाओं के साथ यही कहना है कि भाई आप साधना करें, पहले शॉर्टकट नहीं होता। थिएटर मीडिया में या फिल्म मीडिया में कहीं भी शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि आपका कोई गॉडफादर नहीं है। गॉडफादर भी रहेगा तो भी आप तभी सक्सेस करेंगे बॉलीवुड में, टॉलीवुड में या हॉलीवुड में या कहीं भी या थिएटर में, जबकि आपके पास रियल टैलेंट हो। तो ये नेकेड आर्ट है, आपका टैलेंट ही महत्वपूर्ण होता है। और टैलेंट के लिए ज़रूरी है एक प्रशिक्षित, एक अच्छे गुरु के अंडर में प्रशिक्षण लें आप, और अपने साधना को, अपने स्किल, एक्टिंग के स्किल हो या आप बैक स्टेज वर्क में कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हैं आप, थिएटर के या मीडिया के, उसमें आपको स्किल डेवलप करना होगा, बिल्कुल परफेक्शन के साथ करना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप साधना करें। एक लॉन्ग एक ये कंटकाकिरण मार्ग है, ये उस मार्ग पे एक लंबे साधना के बाद ही आपको रिकॉग्निशन मिलता है। मुझे भी तो देखिए, आप 41-42 साल साधना किया, तब सरकार ने, संगीत नाटक अकादमी ने रिकॉग्निशन दिया। तो ये होता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और आपको अपना स्किल डेवलप करके परफेक्ट होना होगा अपने ज्ञान के क्षेत्र में, अपने नॉलेज के क्षेत्र में। सर, मेरा एक बेहद सामान्य सा सवाल ये रहेगा कि 41 से 42 साल आप कह रहे हैं कि आपने झारखंड के रंगमंच को दिया, तो आप अजय मल्कानी को झारखंड के रंगमंच में इन सालों में किस रूप में देखते हैं? बहुत स्कोप है यहाँ काम करने का। यहाँ एक तो जनजातीय भाषाएं हैं, 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं। उन भाषाओं के रंगमंच को विकसित किया जा सकता है, बोलियों के रंगमंच को विकसित किया जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अछूता राज्य है जहाँ रंगमंच को लेकर कोई संस्कार नहीं है। रंगमंच होते ही नहीं थे यहाँ पे। 100 साल 150 साल का इतिहास है रंगमंच। जब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में परी थिएटर और इस तरह के पारसी रंगमंच के लोग आए, फिर 1960 में रांची विश्वविद्यालय बना, 58 के आसपास आकाशवाणी बना, HEC बना, प्रवासी लोग आए यहाँ। प्रवासियों ने खास करके बंगाली समाज ने यहाँ रंगमंच को आगे बढ़ाया, शुरुआत की। तो प्रवासियों का यहाँ रंगमंच था। जनजातीय कल्चर में तो रंगमंच नहीं है, वहाँ तो नृत्य, चलना ही, बोलते हैं ना, चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। अखरा की संस्कृति है। तो इस अखरा संस्कृति को विकसित करते हुए इसके पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ रंगमंच को बनाया जा सकता है, क्योंकि आज आधुनिक, हम तो पोस्ट मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, डिजिटल युग में जी रहे हैं। तो केवल ट्रेडिशन और फोक का जो चीज़ें हैं उनके साथ भाग बन के, पार्ट बन करके अखड़ा संस्कृति में भी आप थिएटर को ला सकते हैं। और गांव की जो बहुत सारी विसंगतियां हैं, जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन चुनौतियों को आप सामने, समाज के सामने रख के उसके प्रति अवेयर करा सकते हैं। देखिए, रंगकर्मी कोई तोप का गोला नहीं होता, वो समाज को बदल नहीं सकता, लेकिन समाज में अपना एक गिलहरी योगदान, एक स्क्वायरल कंट्रीब्यूशन दे सकता है कि हाँ, ये होना चाहिए, ये मॉडल होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के प्रति अवेयर हो जाइए, और एक विज़न दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा देश का नागरिक बनाने का कार्य रंगमंच करता है। तो उसे हम अखरा संस्कृति के साथ, ट्राइबल कल्चर के साथ हम जोड़ सकते हैं। सर, आपने भी काफ़ी प्रयास किया कि झारखंड के रंगमंच में झारखंड की जो लोक संस्कृति है उसको दिखाने का प्रयास आपका काफ़ी रहा है, तो कितने सफल आप मानते हैं कि आपने झारखंड की लोक संस्कृति को रंगमंच पर उकेरा है? देखिए, अभी तो मेरा एक नाटक चल रहा है, पिछले कई वर्षों से चल रहा है, उलगुलान। उलगुलान में कोशिश की है हमने कि यहाँ की संस्कृति को रखें, यहाँ के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, 1857 के पूर्व के फ्रीडम फाइटर्स, उनके योगदान को
हम नाटक के माध्यम से रखें। बिरसा मुंडा के बारे में तो अब चूँकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं बिरसा मुंडा के बारे में, वो जग जाहिर है उनका कंट्रीब्यूशन। तो बिरसा मुंडा से पूर्व के सारे जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, हमारे जनजाति और गैर जनजाति, आदिवासी और सदान दोनों भाई, ऐसे तमाम लोगों के कंट्रीब्यूशन को रखते हुए बिरसा मुंडा तक 19वीं शताब्दी के शुरुआत, 20वीं शताब्दी की शुरुआत 19वीं तक 1900 तक हमने उस नाटक में रखा है। एक तो वो नाटक है। दूसरा क्या है कि छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अपने झारखंड की जनता को प्रभावित करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। युवा रंगमंच के माध्यम से एक जंगल बचाओ अभियान था, उस पर हम लोगों ने 100 नाटक किए, नुक्कड़ नाटक किए पूरे झारखंड में। तब बिहार था, दक्षिण बिहार के सारे ज़िलों में हम लोगों ने, झारखंड के सारे ज़िलों में उस नाटक को किया। इसके बाद एक दुलार रणनीति थी जिसमें बेटी बचाओ, ये तो अब नारा आया है पिछले 10 साल से बेटी बचाओ, ये उसके पहले ही हम लोगों ने 10 वर्ष पूर्व ही इस तरह के किया था। और उसमें भी लगभग मुझे याद है 75 से 80 शोज़ हम लोगों ने सभी ज़िलों में, 24 ज़िले, उस ज़माने में तो 24 ज़िले नहीं होते थे, 18 ज़िले थे या ऐसा कुछ था, वो नाटक किया है। तो नुक्कड़ नाटकों से लोक संस्कृति को नुक्कड़ नाटकों से जोड़कर, फोक एलिमेंट को जोड़कर उस तरह के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी, क्योंकि ऑडिटोरियम का कल्चर नहीं है यहाँ थिएटर में, न तो उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। इवन आप रांची शहर में ही देख लीजिए, एक भी थिएटर का हॉल नहीं है, प्रेक्षागृह नहीं है। अगर रांची विश्वविद्यालय ने अपना आर्यभट्ट बनाया, या फिर CCL ने अपना जवाहर नगर में बनाया, या दरभंगा हाउस में बनाया, CMPDI ने बनाया मयूरी हॉल, या सेल ने बनाया, ये सारे पब्लिक सेक्टर के हॉल सेमिनार के लिए ठीक है, थिएटर के लिए नहीं है, और ये देते भी नहीं है। तो हमारे पास अभी ले दे के क्या है, हमारे पास कला और संस्कृति विभाग झारखंड सरकार के प्रयास से, मैं तो बहुत उनके इस कार्य की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने एक ऑड्रे हाउस बना दिया है। ऑड्रे हाउस में एक मुक्ताकाशी रंगमंच भी है और एक छोटा सा स्टूडियो थिएटर, हालांकि वहाँ कोई सुविधा नहीं है, और 12,000 रुपये किराया भी लेते हैं। मैं तो सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उसका किराया ना उसको फ्री में आप दीजिए, या एक नॉमिनल 1,000-2,000 रुपये मेंटेनेंस के नाम पे आप लेके उसको दें, ताकि हम लोग वहाँ पे आधुनिक तरीके से पूरे रंगमंच को विकसित करें। वहाँ न लाइट है, न मेकअप रूम है, कुछ नहीं है। वो सब सुविधाएं भी सरकार को वहाँ देनी चाहिए। बहरहाल नहीं है तो भी एक छोटा सा ही प्रयास है सरकार का, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि वहाँ ऑड्रे हाउस में हम नाटक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि पूरे जमशेदपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो सब जगह जो ज़िलों में है वो टाउन हॉल है। टाउन हॉल की क्या दुर्दशा है वो किसी से छुपा नहीं है। तो रंगमंच के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, न राजधानी में है रांची में, और न दूसरे ज़िलों में है। एक जमशेदपुर में भी है तो वो टाटा वालों का है या XLRI का है, उस तरह का है, वो भी इतने नाको चने चबाने पड़ते हैं तब वो मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ले दे के क्या है कि आपको मुक्ताकाशी रंगमंच करना है ज़्यादा। तो हम लोगों ने यही प्रयास किया कि जब ऑडिटोरियम नहीं है तो क्यों ना हम लोग नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट ड्रामा से शुरू करें, और जनता की जो ज्वलंत समस्याएं हैं या जनता को जिस क्षेत्र में शिक्षित करना है, चाहे वो स्वस्थ और स्वास्थ्य भारत का मामला हो, चाहे वो दूसरे तरह के ज्वलंत प्रश्न हो, तो हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनकी ही भाषा में, अब जैसे नागपुरी क्षेत्र में जा रहे हैं तो नागपुरी में बोलते हैं, हिंदी के साथ मिक्स कर लेते हैं। अगर संथाली क्षेत्र में जा रहे हैं तो संथाल की भाषा को मिक्स कर लेते हैं, ताकि जनता से एकदम तादात्म्य स्थापित रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे, कम्युनिकेशन बना रहे। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रयास चल रहा है। मेरा नाटक को तो वैसे भी लोगों तक लोक नाटक ही कहा जाता है, और लोगों तक जब तक लोग उससे जुड़ते नहीं हैं तब तक वो सफल भी नहीं माना जाता है। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपको कई ऑफ़र्स भी मिले, आप मुंबई चले जाइए, या फिर आपने काम भी किया है कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ, लेकिन यहाँ के जो कलाकार जो मुंबई जाते हैं उन्हें तो अच्छा मौका मिल जाता है, लेकिन वैसा रोल नहीं मिलता है जिस पे उन्हें सही एक्सपोजर मिल सके, या फिर वो अपने कला को उस तरह से मेंशन कर सके। तो इसके पीछे की क्या वजह है?
देखिए, इसके पीछे की वजह, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले यहाँ के लोगों में स्किल डेवलप करना होगा, और काफ़ी कुछ हो भी रहा है। कई अच्छे डायरेक्टर्स हैं, कई अच्छे फिल्म के प्रोडक्शन साइड के लोग हैं जो धीरे धीरे करत करत अभ्यास से काफ़ी कुछ जान गए हैं। एक तो ये प्रयास होना चाहिए कि हम में एक स्किल डेवलपमेंट ज़बरदस्त तरीके से हो फिल्म के लाइन में, जो भी है, कैमरा हो या फिर मेकअप का हो या फिर ऑनलाइन प्रोड्यूसर जो होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं। तो इस तरह का ये प्रयास चल रहा है। देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ समाज में बनाने के लिए समय लगता है, और लोग यहाँ के प्रयास कर रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे एल्बम भी बने हैं यहाँ पे, नागपुरी में बने हैं, दूसरी भाषाओं में बने हैं, संथाली फिल्में बनी हैं, कुरमाली, ये खोटा की फिल्में बन रही हैं। तो प्रयास तो जारी है, एक प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसे बेहतर परिणाम आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। एक तो ये है। दूसरा, मैं ये कारण समझता हूँ कि सरकार की उदासीनता है। एक था कि भाई फिल्म सिटी बनेगा पतरातू के आसपास, उसका क्या हुआ पता नहीं। फिर ये एक था कि झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना दिया है, उसमें एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बना के बहुत सारे प्रपोजल मंगाए गए, और ये कहा गया कि भाई हम डिफरेंट सेक्शन में जो है लगभग 2 करोड़ तक, 2.5 करोड़ तक अनुदान देंगे, सब्सिडी देंगे। तो सब्सिडी के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनी, जिसका मैं भी मेंबर था। मुकुंद नायक जी थे, बहुत सारे लोग थे, श्री RP मिश्रा जी भी थे। तो इस तरह से, और उसमें चेयरमैन बनाए गए थे अनुपम खेर साहब। तो अनुपम खेर साहब चेयरमैन थे। कई एक मीटिंग हुई, कई एक प्रपोजल्स को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, और उनमें ग्रांट के लिए, सब्सिडी के लिए हम लोगों ने रिकमेंडेशन भी किया। शुरू में वो महेश भट्ट जी आए, उनके वो जो कौन सी एक फिल्म थी जो झारखंड में शूट हुई, बॉर्डर पे, झारखंड संथाली और बंगाल के बॉर्डर पे, क्या कौन सा जान क्या फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, वो उन्होंने शूट किया। उनको तो सरकार ने पैसा दे दिया, 2 या 2.5 करोड़। अनुपम खेर ने रांची डायरी बनाई, उसको भी पैसा मिला। कई एक 5-6 लोगों को पैसा दिया गया, क्योंकि वो बिग शॉट्स थे लोग। उसके बाद बाकी जो संथाली फिल्मों के लिए हम लोगों ने किया, नागपुरी फिल्म के लिए किया, दूसरी भाषाओं की, अपने आंचलिक और जनजातीय भाषाओं की किया, भोजपुरी का किया, हिंदी फिल्मों का किया, उनको अनुदान मिला कि नहीं, भगवान भी नहीं जानता है। वो क्या हुआ, बाद में सरकार बदली, निज़ाम बदले हमें, तो वो हम सब लोग हटाए गए, नई कमेटी बनी। नई कमेटी ने क्या किया, कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ें सामने, जैसे हम लोगों के समय में ट्रांसपेरेंट हुआ, ठीक है, 5-6 लोगों को मिला, बिग शॉट्स को मिला, लेकिन ये था कि बाकी लोग पाइपलाइन में थे और निश्चित रूप से उनको पैसा सरकार से मिलता। पर उसके बाद उन्होंने वो कमेटी तोड़ दी, नए ढंग से पुनर्गठित किया। बाद में पता लगा कि सारे नौकरशाह उसमें हावी हो गए, क्योंकि उसमें पैसा है। हो सकता है अंडर टेबल बात चल रही हो सकता है कुछ लोगों को मिला हो पैसा, और वो मीडिया में और हम लोगों को नहीं पता चला, समाज को नहीं पता चला। तो कुल मिला के सरकार की उदासीनता है। सरकार इतना अच्छा प्रयास कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं का विकास हो और युवा आगे आए, अलग अलग क्षेत्रों में, तो फिल्म में भी आए, रंगमंच में भी आए, सब में आए। पर एक नायक का विज़न होता है, और उस विज़न को पूरा करने वाले नीचे के लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नीचे के लोगों में एक उदासीनता है, एक उपेक्षात्मक वो है रवैया। अब कोई भी हमारे नौकरशाह जब कला और संस्कृति विभाग में आते हैं, तो कला और संस्कृति विभाग में आने के बाद उनको लगता है कि ये शंटिंग पोस्ट में चले गए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कला और संस्कृति विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से आप कार्य करके पूरे विश्व में छा सकते हैं, पूरे विश्व को बता सकते हैं, पूरे विश्व में जाने जा सकते हैं। आप कई कंट्रीज़ का दौरा कर सकते हैं, लोगों को यहाँ के झारखंड के कल्चर को बता सकते हैं। पर नौकरशाहों को कौन समझाए, तो ये है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ जब पद्मश्री की बात आती है, पद्मश्री के लिए ये कितने सालों के बाद ये
6 लोगों का ये संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला है। संगीत नाटक अकादमी से जो चिट्ठियां आती हैं कि नॉमिनेट करिए आप, या भारत सरकार के गृह मंत्रालय से या जहाँ से भी चिट्ठियां आती हैं कि आप नॉमिनेट करिए पद्मश्री के लिए, तो यहाँ वो चिट्ठियाँ महीनों पड़ी रह जाती हैं। जब डेट समाप्त हो जाता है तब वो फाइल आगे बढ़ती है, और वो आगे फाइल जाके कहीं पे वहाँ पे डेट ख़त्म हो चुका है, वहाँ तो एक डेडलाइन है कि 15 सितंबर तक आपको भेज देना है। सारे इंक्वायरी करके विजिलेंस से और CID डिपार्टमेंट से सब करा के आपको वहाँ भेज देना है, भेजते ही नहीं है समय पे। तो अब आप समझिए कि रामदयाल मुंडा जी को तो कांग्रेस का शासन था, उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए उस शासन को कि उन्हें सुओ मोटो के आधार पर उनको पहला पद्मश्री मिला। उसके बाद हमारे मुकुंद भाई को मिला, मधु मंसूरी हंसमुख को मिला, शशिधर आचार्य को मिला। ये सब मुझे लगता है कि ये उनका प्रयास ज़्यादा था, उन्होंने दौड़ धूप करके चीज़ों को अपने पक्ष में लाइनअप किया, तब शायद उन्हें मिला। सरकार का प्रयास थोड़ा ढीला हो जाता है, तो उस बात को लेके हम लोगों में बहुत क्षोभ भी है कि सरकार को चाहिए कि कला और संस्कृति, जिसके लिए बिहार से हम अलग हुए, एक डिस्टिंक्ट कल्चर झारखंड का रहा, और उस डिस्टिंक्ट कल्चर, खान पान, संस्कृति की वजह से ना बिहार से झारखंड अलग हुआ। उस संस्कृति को, उस कला संस्कृति को, उस डिस्टिंक्ट कल्चर को ही आखिरी पांवदान पे सरकार रखती है। ये बड़ा कभी कभी कचोटता है। तो सरकार को चाहिए कि कला और संस्कृति को तो अपने हाथ में रखें। एक संगीत नाटक अकादमी तक नहीं बना। आप देखिए उड़ीसा में है, बंगाल पड़ोस में, उत्तर प्रदेश पड़ोस में है, बॉर्डर है आपका, बिहार से बॉर्डर लगता है, हर जगह संगीत नाटक अकादमी है। और जहाँ संगीत नाटक अकादमी ही संगीत नृत्य नाटक और परंपरा ये उस पे काम करती है। ललित कला अकादमी नहीं बनी, भाषाई अकादमी नहीं बनी, जो हमारी इतनी रिच भाषा है, चाहे वो नागपुरी हो, वो भाषा हो, चाहे संथाली हो, चाहे कुरमाली हो, चाहे खड़िया भाषा हो, चाहे खोरठा भाषा हो, ये जो आंचलिक भाषाएं हैं, इन भाषाओं के लिए अकादमी होना चाहिए, इनका डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। बहुत सारी झारखंड की कलाएं मर रही हैं, डाइंग आर्ट है। अब फिरकाल नृत्य कितने लोग जानते हैं? टुहिला जो एक वाद्य यंत्र है यहाँ का प्रमुख, जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा भी बजाया करते थे, टुहिला का जानकार आदमी जो एक्सपर्ट था, वो भूखे मर गया। भरत नायक जी भूखे मर गए, जो कि मुकुंद नायक और सारे हमारे मधु मंसूरी नायक, इन सब के गुरु रहे। तो ये कला और संस्कृति के प्रति इतनी उदासीनता यहाँ है, इसे दूर किया जाना चाहिए। थिएटर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। गांव-गांव में अखाड़े की संस्कृति को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। संगीत नाटक अकादमी और तमाम तरह की अकादमियां बनाए, जिसमें नॉन पॉलिटिकल लोग, जो जानकार लोग हो, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। हमारे नौकरशाहों के साथ सेक्रेटरी मान लीजिए IAS हो जाता है, सेक्रेटरी हमारे JPSC का हो जाता है या BPSC का आदमी है, तो उसके साथ चेयरमैन नॉन पॉलिटिकल आदमी हो, आर्टिस्ट की नियुक्ति हो। ये सब जब होगा तब झारखंड की कलाएं और विकसित होंगी। अभी जो कलाएं विकसित हो रही हैं, या छऊ का, हमारे सरायकेला छऊ का, या मर्दानी जनानी झूमर का, या पाइका का, ये सब जो नृत्य जो आज एक्सपोज हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, वो मुझे लगता है कि सरकार का कम प्रयास है, कलाकारों का स्वयं का योगदान ज़्यादा है। कला के क्षेत्र में झारखंड काफ़ी पीछे रह चुका है, क्योंकि कलाकार के तौर पर झारखंड की पहचान होती है। ऐसे में सरकार की उदासीनता वाकई कलाकारों को एक गहरे धक्के की तरह लगता है, और जब वो मंच नहीं मिल पाता है उन्हें, और उनका स्पेस नहीं मिल पाता है, तो फिर ये मांगे जो है वो जायज़ है, और इन्हें हम आम मांग कह सकते हैं एक कलाकार की। और ये आवाज़ अभी उठ रही है झारखंड सरकार से कि यह सुने और इनकी मांगों को पूरा किया जाए। फिलहाल इसी के साथ प्रभातखबर.com से मैं राजलक्ष्मी, अजय मलकानी सर के साथ, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।